हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और उसका पूरा हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? ऑप्शंस 1907, 1917, 1927, 1937। इसमें ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, लेकिन 1907 न होकर के ये 1707 है। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ऑप्शंस देखते हैं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर है वो है यूरोप। सिंहली कौन से देश में प्रमुखतः सामाजिक समूह है? ऑप्शंस देखते हैं, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के राजनीतिक मुखिया क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, चेयरमैन, मेयर, सरपंच, प्रधान। तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, मेयर। सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। किसका? ग्राम पंचायत का प्रधान, मुखिया कह सकते हैं आप, पंचायत। और जो प्रधान होता है वो पंचायत समिति का मुखिया होता है, पंचायत समिति। और चेयरमैन जो होता है वो नगर पालिका का होता है, नगर पालिका। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड की प्रमुख आबादी है मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या फिर सिख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, ईसाई। अगला क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आरक्षण व्यवस्था जो स्त्रियों के लिए वो क्या लोकसभा में है, विधानसभा में है, पंचायती राज में है या फिर मंत्रिमंडल में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, पंचायती राज में। तो पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो 33% है आरक्षण, यानी 1/3। और अभी लोकसभा और विधानसभा में नहीं दिया गया, लेकिन यह विचाराधीन है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन अ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है मानव विकास सूचकांक की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की है? कृषि, उद्योग, परिवहन या फिर सेवा? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन अ, कृषि। कृषि के साथ में जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है, आप ध्यान रखें कि 3 क्षेत्रक हैं। प्राथमिक हो गया क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में वो होता है जिसमें कुछ उत्पादन किया जाता है, यानी जिससे कच्चा माल तैयार होता है। तो उसमें आप कृषि करेंगे एक तो, और दूसरा करेंगे खनन। ये 2 हो गए। द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कच्चा माल जो प्राप्त होता है, उसको हम उद्योगों में ले जा करके उनसे परिष्कृत चीज़ें बनाते हैं, जिसको बाज़ार में बेचा जाता है। तो इसमें आप द्वितीय क्षेत्रक को उद्योग भी कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो आ जाएगा इसमें उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उद्योग, यानी कारखाने सारे जो होते हैं वो द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। उसके बाद में तृतीय क्षेत्रक जो होता है उसमें आपका परिवहन आएगा, परिवहन और सेवा, ये आएंगे आपके तृतीय क्षेत्रक में। तो कृषि और खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक में है, उद्योग और परिवहन जो है ये द्वितीय क्षेत्रक में है, उद्योग द्वितीयक में, और परिवहन और सेवा है ये तृतीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। इनको आप इसी तरीके से याद रखेंगे। जैव संसाधन युग्म है। तो जैव संसाधन जो होता है
यानी लाइव स्टॉक जो है वो कौन सा, बायोटिक रिसोर्सेज जो बोलते हैं इसको, वो कौन से हैं, जैव संसाधन, पशु या चट्टानें, मनुष्य, पशु, मनुष्य धातु, प्राणीजात धातु। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मनुष्य और पशु, क्योंकि देखो ये दोनों जीवित हैं, क्या है, जीवित है, लेकिन इसमें चट्टान अजैव है, धातु अजैव है, और इसमें धातु आ गया तो अजैव। तो बायोटिक होता है उसमें जीव यानी जान होती है, तो मनुष्य और पशु दोनों में जान होती है, तो ये जैव संसाधन होते हैं। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पशु विहार कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन अ, राजस्थान। ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है। किसमें? अलवर ज़िले में है। और आपको ये याद रखना है कि जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया है वो आया है 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राजस्थान के सरिस्का में एक वन्य जीव पशु विहार बनाया गया। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, काजीरंगा। तो काजीरंगा जहाँ पर गेंडों का संरक्षण होता है वो कहाँ पर है? असम में। एक और असम में मानस जो पशु विहार है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ये किस में है? ये भी असम में है। उसके बाद में बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ ये किस में है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में पेरियार जो है केरल में, और कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में। ये आप याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, तो आप देखेंगे किसको कहा था? बांध को, खेत को, उद्योग को, स्कूल को। तो आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने बांध को कहा था। अगला क्वेश्चन, रबड़ कौन सी कृषि की फसल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबड़ कौन सी कृषि की फसल है। तो देखते हैं, रोपण कृषि, गहन जीविका कृषि, स्थानांतरित कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि। तो रबड़ जो है वो ऑप्शन अ इज द करेक्ट आंसर, रोपण कृषि का उदाहरण है। रबड़ के साथ में रोपण कृषि यानी प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है उसमें आपका कॉफ़ी भी आता है। क्या आता है? कॉफ़ी आता है, ये भी एक, और चाय आता है, ये भी जो है रोपण कृषि के उदाहरण है। स्थानांतरित कृषि तो वो होती है जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें जंगल को साफ किया जाता है और उसको जला करके फिर उसकी जगह खेती की जाती है। गहन जीविका कृषि वो होती है जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है और जो भी उत्पादन होता है वो वहाँ की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। जैसे बिहार में अगर आप कहेंगे कि चावल की खेती, वो किस लिए होती है? वो गहन जीविका कृषि है बिहार में, चावल की खेती, क्योंकि वो बेचा नहीं जाता है, वहीं पर खा लिया जाता है, गहन जीविका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम देखेंगे कि जो ब्लैंक में हमें सही उत्तर भरना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम और भी मॉडल पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम पुख्ता हो जाएगी। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांशतः जो लोग हैं वो कौन है? महिलाएं हैं या पुरुष? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का ध्येय रखने वाला संगठन है विश्व व्यापार संगठन है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है? तो इसका जो सही उत्तर है WTO, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है और अभी होने वाली भी है। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह एवं आंदोलनों से लोकतंत्र की जड़ें जो कमज़ोर होती है या मजबूत होती है? तो सही उत्तर है मजबूत होती है। क्या? मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की जुलाई क्रांति में हुई थी। तो फ्रांस की जो जुलाई क्रांति हुई है वो 1830 में हुई है। कब हुई है? 1830 में। ब्रिटेन में 18वीं सदी में मक्का से आयात पर लगी पाबंदी को के नाम से जाना जाता है?
तो मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, तो इसलिए कॉर्न लॉ। क्या हो गया? कॉर्न मतलब दाना होता है, तो मक्का को वहाँ पर कॉर्न लॉ के नाम से पाबंदी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो उत्तर है एक एक नंबर के छोटे छोटे उत्तर आपको देने हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी देशों के नाम लिखें। कौन कौन से? तो हम देखते हैं कि बेल्जियम एक यूरोपीय कंट्री है और इसके जो पड़ोसी देश है वो हैं, नंबर 1 इसका जो पड़ोसी देश है ये है फ्रांस। नंबर 2 इसका जो पड़ोसी देश है वो है जर्मनी। नंबर 3 इसका जो पड़ोसी देश है वो है लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग है, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, लक्ज़मबर्ग। थोड़ा पेन से ही नहीं चलता इस पर, तो लक्ज़मबर्ग है। और एक देश और है, उसका नाम है, वो है नंबर 4 नीदरलैंड्स। क्या नाम है? नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची के 2 विषयों के नाम लिखिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सूचियाँ 3 थी, आप इनको आगे वाले जो एग्ज़ाम में हो सकता है कि सूचियों के नाम लिखो, तो सूचियाँ 3 है। पहले संघीय सूची, कौन सी? संघीय सूची। नंबर 2 आपकी राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। एक रेसिडुअल सूची यानी अवशिष्ट सूची भी आती है, समवर्ती सूची। तो जो संघीय सूची और जो अंतिम एक 4 नंबर आपके लिखी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं अवशिष्ट, जो अवशिष्ट सूची है वो दोनों, ये जो 2 हैं ये केंद्र के अधीन होती है। इन पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो अब इनमें विषय देखते हैं। तो आपके सवाल का जो राज्य सूची के 2 विषय हैं वो जो उत्तर है अपने आप मिल जाएगा। संघीय सूची में जो विषय आते हैं वो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि रेल क्या है, 1 नंबर में आएगा रेल। रक्षा आएगा, क्या? रक्षा। फिर आपका संचार आ जाएगा और बाद में नाभिकीय ऊर्जा भी इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, ये भी इसी में आएगा। उसके बाद में राज्य सूची। राज्य सूची में आपकी एक तो पुलिस आ जाएगी, जेल आ जाएगी और आपका जो राजस्व है वो आ जाएगा। राजस्व कर यानी भूमि कर जो होता है वो इसमें आता है। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 2 महत्वपूर्ण विषय वो आपको याद रखने। एक तो आता है शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। और दूसरा आता है कृषि। ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। अवशिष्ट सूची में अब तक एक विषय आया है, यानी जो विषय अब तक जानकारी में नहीं आया, एकदम नया होता है, जिनका जिक्र तीनों सूचियों में नहीं होता है, वो अवशिष्ट सूची में, जैसे साइबर कानून। तो साइबर कानून जो है वो केवल सेंटर उसके ऊपर कानून बनाता है। अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं अभी मिटा देता हूँ नीचे से। तो सूचियाँ 3 है, आपको 3 लिखनी है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समरूप समाज से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में देखेंगे तो होमोजीनस सोसाइटी। समरूप समाज वो समाज होता है जिस समाज में किसी भी प्रकार की विविधता, सामाजिक विविधता नहीं होती है, यानी इसमें जितने भी समाज के लोग होते हैं वो धार्मिक या एथनिक रूप से एक समान होते हैं। तो विविधता रहित समाज को समरूप समाज कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कि विविधता, सामाजिक विविधता रहित, सामाजिक विविधता यानी डिफरेंस रहित समाज जो होता है, समाज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समरूप समाज कहते हैं। अब आता है कि निरंकुशवाद का अर्थ लिखिए, यानी एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध ना हो, नियंत्रण या प्रतिबंध ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरंकुशवाद। अगला क्वेश्चन, ये बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको मैं उत्तर बता देता हूँ। रूढ़िवाद विचारधारा को संक्षिप्त में बताइए जिससे यूरोपीय सरकारें प्रेरित थी। तो रूढ़िवाद वो होता है जो परिवर्तन को नकारता है। तो रूढ़िवाद संक्षिप्त में है कि परिवर्तन में विश्वास नहीं करता ऐसा समाज। तो विचारधारा, ऐसी विचारधारा आप कहेंगे, ऐसी विचारधारा जो क्या परिवर्तन में विश्वास ना करे, जो परिवर्तन में, पेन थोड़ा इसमें अच्छा नहीं चलता है, परिवर्तन में विश्वास ना करे, उसको क्या कहते हैं, उसको रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। ये जो है रूढ़िवादी, ये राजशाही में विश्वास करते थे, यानी मोनार्की में विश्वास करते थे, राजशाही में विश्वास करते थे। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब 1815 में नेपोलियन का जब पतन होता है तो उसके बाद में मेटरनिख के नेतृत्व में नेपोलियन के पहले वाली व्यवस्था लागू कर दी गई। फ्रांस में भी बुर्बो वंश का शासन स्थापित कर दिया गया और जहाँ पर भी नेपोलियन ने नियंत्रण कर लिया था वहाँ पर वापस राजशाही यानी राजाओं का शासन स्थापित कर दिया गया। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके लेखक हैं हिंद स्वराज पुस्तक के महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो आपको अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको इस पर बहुत महत्वपूर्ण और भी मॉडल पेपर्स और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में करेंसी नोट जारी करता है। मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुद्रा के माध्यम से जो वस्तुएं एवं जो सेवाएं हैं, सेवाएं खरीदी, क्या वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती है? खरीदी बेची जाती है, इसलिए मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय 2 या 2 से अधिक देशों में होता हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार बड़ी विकास परियोजनाओं से वनों को कैसे नुकसान पहुंचता है? तो इसमें आप अपने तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि बड़ी परियोजनाओं को, जैसे कि कहीं पर बांध बनाना, उनके लिए एक बहुत बड़े जो क्षेत्र को साफ करना पड़ता है, तो उसमें जो जंगल होते हैं उनका विनाश होता है, तो इससे क्या होता है? वनों को नुकसान पहुंचता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें कि बड़े बड़े बांध वो अपने क्षेत्र में आने वाले जंगलों को क्या है? नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको काटना पड़ता है। तो बांध हो गया, बड़े हाईवे हो गए, क्या हो गए? हाईवे। तो हाईवे जो होते हैं उनके कारण भी नुकसान पहुंचता है वनों को। टांका का उपयोग बताइए। तो टांका जो है यह, तो टांका का उपयोग है वर्षा जल को स्टोर करने के लिए या संरक्षण करने के लिए टांका का प्रयोग होता है। तो उसमें आपने देखा होगा फलौदी और बाड़मेर में इसका प्रयोग किया जाता है कि वर्षा जल में जो छत का वर्षा का पानी है उसको एक ज़मीन में एक टैंक बनाकर में उसमें क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ये है टांका का उपयोग। रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। अब इसको आपको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व कराता हूँ कि फसलें 3 हैं, उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है उसका नाम हम लिखेंगे। पहले आता है खरीफ। कौन सा? खरीफ, तो के इसलिए पहले आएगा। रबी के बाद में आता है अल्फ़ाबेट में ABCD में, तो आर बाद में लिखेंगे। ये हो गया आपका के फॉर खरीफ, ठीक है। आर फॉर राबी या रबी। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से, तो अपने क्षेत्र में जो उस समय जो फसलें होती है उसके आधार पर कि खरीफ की फसल जो है जून में बोई जाती है। कब? जून में। तो इससे आप क्या है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फसल कब होती है। तो ये जून जुलाई में बोई जाती है, तो यानी बारिश के सीज़न में, मानसून के टाइम में। तो खरीफ की फसल में कौन सी आएगी? सबसे इम्पोर्टेंट गेहूँ।
गेहूँ जून जुलाई में बोई जाती है और अभी अक्टूबर नवंबर में उसको काटा जाता है। तो गेहूँ हो गई। राजस्थान में बाजरा हो गया, ये भी मानसून की फसल है। मूंग हो गया, मोठ हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन, इसमें सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, और गेहूँ इंपॉर्टेंट है। रबी की फसल, इनको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून तक काटा जाता है। तो रबी की फसल में अब इस ठंडियों की फसल हमें कौन कौन सी दिखती है खेतों में, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सॉरी, मैंने आपको गलती से लिख दिया है गेहूँ मत करना, यहाँ पर चावल है। क्या है? चावल। तो अभी देखो, अभी आप खेतों में देखोगे तो आपको ठंडियों में खेतों में गेहूँ दिखेगा। क्या दिखेगा? गेहूँ। उसके बाद में आपको अभी दिखेगा सरसों दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या दिखेगा? चना और राई। ये चीज़ें आपकी अभी खेतों में दिखती है। ये इंपॉर्टेंट रबी की फसलें होगी। तो हमें पूछा है रबी की फसल, तो रबी में आपका आ गया गेहूँ, सरसों, ये दो, और चना इसी टाइम बोया जाता है। तो ऐसे आपको इनको याद रखना है। याद रहे कि खरीफ की फसल है चावल, क्योंकि इसको मानसून में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास के विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं? तो सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता में विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों या विभिन्न धर्म के लोगों की साझेदारी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्योंकि जो पहले राजशाही होती थी या मोनार्की होती है, उसमें राजा और उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो सत्ता की साझेदारी के कारण समाज का विकास होता है। समाज में सब लोग हैं वो अपने आप को सत्ता का साझेदार समझते हैं, यानी तो वो होती है सत्ता की साझेदारी। इस तरीके से आप अपने शब्दों में इनके उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? यानी कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट जो होती है, एक या दो या अधिक दलों की साझेदारी से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। बनी सरकार को इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी सरकार जिसमें दलों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं, या 2 या अधिक दलों की साझेदारी से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब आता है एफ्रो अमरीकी लोग कौन थे? कि अफ्रीका के मूल निवासी जो अमेरिका में आकर के बस गए उनको एफ्रो अमरीकी लोग कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला, नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा आंदोलन जो नारी या महिलाओं के अधिकारों की बात करता है उसको नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ये महिलाओं के लिए जो है समानता या राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ उनको समाज और परिवार में भी क्या है बराबर का हकदार बनाने की, और महिला और पुरुष में भेदभाव को ख़त्म करने की भी बात यह करता है। तो यह आंदोलन है नारीवादी आंदोलन। नेपोलियन संहिता के बारे में लिखिए। तो नेपोलियन संहिता जो है वो नेपोलियन द्वारा स्थापित न्याय संहिता है। ये क्या है? न्याय संहिता है। और यह संहिता नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस में लागू की थी। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी? तो चंपारण में गांधी जी ने किसानों को प्रेरणा दी कि आप लगान नहीं देंगे। तो तब सरकार ने गांधी जी से समझौता किया और किसानों को राहत मिली। तो प्रेरणा ये दी थी कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें और आप लगान ना दें। रेशम मार्ग क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशम मार्ग जो है वो यूरोप से, आप ऐसे लिखेंगे कि यूरोप से अफ्रीका और एशिया, जिसमें आप अफ़गानिस्तान और भारत भी लिख सकते हैं, या अफ़गानिस्तान और भारत होकर के अफ़गानिस्तान और भारत, एशिया से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग जो है उसको मार्ग को रेशम मार्ग
कहते थे? रेशम मार्ग कहते थे। अगला क्वेश्चन, अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाउ एंड देन आता रहता है कि प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि एक वर्ष, परिभाषा आप लिख सकते हैं ऐसे, एक वर्ष में किसी देश की कुल या किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को मूल्य के योग में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसमें ये आप डेफिनेशन लिख दिया, इसका सूत्र जो लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि देश की कुल आय हो गई बटा कुल जनसंख्या हो गई। ये थोड़ा पेन अच्छा नहीं चल रहा, आप बोलता हूँ उसे देख सकते हैं। तो कुल जनसंख्या हो गई और उसमें क्या हो गया, भाग देने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं लोग, थोड़ा अच्छा चले, क्या पता 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, यह कथन के संदर्भ में विकास की धारणीयता की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो विकास की धारणीयता कि हम ऐसे विकास करें कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको संसाधनों की कमी ना हो, तो संसाधनों का विवेक से प्रयोग करना ताकि संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध रहे, उसको क्या कहते हैं हम, विकास की धारणीयता कहते हैं। और हम जैसा हमें संसाधन जितनी मात्रा में हमें मिला है, प्रकृति जैसी मिली है, वैसी प्रकृति में हम अपने बच्चों को लें, जैसे हमने उनसे उधार ले रखी हो, तो उसको ही हम विकास की धारणीयता कहते हैं। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो इसमें कारण आप ये कह सकते हो कि नंबर 1, उनके पास क्या होता है कि सैलरी स्लिप नहीं होना। क्या नहीं होना? सैलरी स्लिप। निश्चित रोजगार का नहीं होना, निश्चित रोजगार का नहीं होना, क्योंकि बैंक को तो लोन वापस भी तो लेना है, लोन का पैसा ब्याज से, तो अगर वो नहीं होगा तो कैसे देंगे। 3, उसमें देखो जैसे पहले हो गया सैलरी स्लिप की बात, अब अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होगी, तभी बैंक उसको देख के आपको लोन देगा। निश्चित रोजगार होगा, उन्हीं के पास सैलरी स्लिप होगी। और तीसरी बात, परिसंपत्तियों का नहीं होना, जिनके पास कुछ कोलेट्रल ही नहीं है तो उनको लोन कैसे देगी बैंक। तो परिसंपत्तियों का नहीं होना, इन्हीं कारण से इनको बैंक क्या है, यानी कुल मिला के गरीब लोग होते हैं उनको लोन नहीं देती है। आरक्षित वन क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो, वनों की 3 कैटेगरी है, आप उनको लिख सकते हैं। प्रथम जो है वो है आरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, आरक्षित वन, जो कि सबसे ज़्यादा हैं आरक्षित वन। नंबर 2 पे आपके रक्षित वन आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रक्षित वन। नंबर 3 पे आपके आ जाएंगे अवर्गीकृत फॉरेस्ट वन आ जाएंगे। तो आरक्षित वन क्या होते हैं? तो आरक्षित वन ऐसे वन जिसमें मानव और पशुओं की गतिविधियों पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है कि बाहर से आदमी लकड़ी काटने के लिए वन में नहीं जा सकता, पशु चराने के लिए नहीं ले जा सकता। तो इन वनों में जो बाहरी लोगों के और आने और पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, उनको आरक्षित वन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, जो रक्षित वन होते हैं उनमें आपको अनुमति मिल सकती है कभी कभी और रोकी भी जा सकती है। अवर्गीकृत वन में आप कभी भी पशुचारण कर सकते हैं, लकड़ियां काट के ला सकते हैं, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 4 लाभ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिनके कई उद्देश्य होते हैं, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखो उसमें आपका नंबर 1, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है। क्या होता है? बिजली उत्पादन। नंबर 2 आप इसमें कह सकते हैं सिंचाई, कि इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। नंबर 3 आप कह सकते हैं कि इससे पेयजल की जो समस्या है वो दूर होती है, पेयजल उपलब्ध होता है। और नंबर 4 इनसे जो है आप कह सकते हैं मछली पालन। और कई जगह जो बड़े बांध होते हैं उनमें क्या होता है, मनोरंजन के लिए बोट भी चलाई जाती है, तो आप मनोरंजन भी कह सकते हैं, मनोरंजन, जिसमें बोटिंग होती है। अब अगला क्वेश्चन, कार्बनिक कृषि को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं। तो जो कार्बनिक कृषि होती है उसको किसानों को मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कृषि से ये कृषि है, आप पेन मोटा चल रहा है आप इसको देख सकते हैं। तो कृषि से क्या होता है, जो मृदा होती है, मृदा यानी सॉइल का निम्नीकरण नहीं होता है, यानी सॉइल खराब नहीं होती है, निम्नीकरण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में मिलने वाली काली मृदा का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो काली मृदा है वो मुख्यतः दक्कन, जो दक्कन का क्षेत्र है उसमें मिलती है, दक्कन क्षेत्र में। और इस मृदा वर्णन कीजिए लिखा है, तो यह मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त है। तीसरी बात, इसी मृदा को हम रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो वैश्वीकरण की आपको इसमें परिभाषा लिखनी है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा में आप लिखेंगे तीव्र एकीकरण। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है तीव्र एकीकरण एवं देशों के मध्य अंतर संबंध, जो अंतर संबंध होते हैं तो उसकी प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक में आप लिखेंगे नंबर 1 परिवहन। क्या लिखेंगे? परिवहन, जिसमें आप लिखेंगे रेल और वायु परिवहन और जल परिवहन, तो परिवहन लिखेंगे। नंबर 2 में संचार के साधन। क्या लिखेंगे? संचार के साधन, जिसमें आप मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल ये करेंगे संचार के साधन। और तीसरा आप करेंगे उदारीकरण, कि ये उदारीकरण नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, जैसे आपका हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, समझाइए। तो दबाव समूह होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो राजनीति में इनका महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उसकी जो नीतियों को ये परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि इनके पास एक तो आर्थिक इन्फ्लुएंस होता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या व्यापारी लोग हो सकते हैं, या फिर जो आंदोलन करते हैं वो किसी समाज के ऐसे तबके से हो सकते हैं जिनके पास वोट बैंक बड़ा होता है। तो ये राजनीति की जो पर असर डालते हैं, राजनीति सरकार की नीतियों को ये नीतियों में परिवर्तन करा सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। महामंदी के कारणों की विवेचना कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए कि महामंदी अमेरिका में 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, अक्टूबर 1929। और इसके जो प्रमुख कारण हैं उनमें आप लिखेंगे नंबर 1 विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। क्या लिखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध। कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें अपार जनधन की हानि हुई, तो उससे भी क्या होता है कि महामंदी आई। नंबर 2
यूरोप का कर्जदार हो जाना, यूरोप का कर्जदार हो जाना, और अमेरिका को वापस कर्ज चुका पाने में असमर्थ होना, तो अमेरिका में मंदी की शुरुआत हो गई। 3, जो उत्पादित माल का नहीं बिकना, फैक्ट्रियों ने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने से वो माल बिका नहीं, उत्पादित माल का नहीं बिकना। और आप अगला लिख सकते हैं श्रम का महंगा होना, श्रम यानी जो लेबर है वो महंगा हो गया, श्रम का महंगा होना, क्योंकि यूरोप के जो जवान आदमी थे वो लगभग महंगा होना, मारे गए थे इसमें युद्ध में, केवल औरतें बची थी, तो श्रम का महंगा होना, ये कारण है आर्थिक मंदी के, महामंदी के। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। बहुत बड़े क्वेश्चन है, इनका उत्तर आप विस्तार से लिख सकते हैं। इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नॉन कोऑपरेशन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, इसलिए भारतीय बुनकरों तथा कुटीर उद्योग को क्या मिला, विकास हुआ। तो बुनकर तथा कुटीर उद्योग का क्या होता है, विकास होता है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि बुनकर और कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का क्या हुआ, विकास हुआ। अगला आप लिख सकते हैं इसमें कि शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, क्योंकि बोला कि आप कोई सरकारी कॉलेजों में और स्कूलों में जाना छोड़ दें, तो भारतीय शिक्षण संस्थाओं का क्या हुआ, भारतीय शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। भारतीय शिक्षण संस्थाओं का क्या होता है, संस्थाओं का विकास होता है, संस्थाओं का विकास होता है। और लोगों में आज़ादी के प्रति जो भावना है वो बढ़ती है इसके कारण, क्योंकि लोग अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। तो गांधी जी ने जो 11 मांगे की थी उनको मांगा नहीं गया था, तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं कि गांधी जी की 11 मांगों का लॉर्ड इरविन द्वारा नहीं मानना। तो गांधी जी की 11 मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा क्या कर देना, इरविन द्वारा अस्वीकार कर देना। और नंबर 2 में आप कह सकते हैं कि नमक के उत्पादन तथा बिक्री, किस पर, बिक्री पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का क्या था, नियंत्रण। साइमन कमीशन, आप कह सकते हैं साइमन कमीशन। और आगे आप कह सकते हैं कि स्वराज की मांग को न मानना, स्वराज की मांग को न मानना। और अगला आप 5 नंबर में लिख सकते हैं कांग्रेस तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को रिहा नहीं करना, अन्य नेताओं को सरकार द्वारा रिहा नहीं करना। तो ये कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के होने के। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। तो इसके महत्व बढ़ने के कारण आप कह सकते हैं कि भारत में जो विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है, तो एक में विदेशी निवेश का बढ़ना, और 2 में आप कह सकते हैं कॉल सेंटर और अन्य कॉल सेंटरों का विकास भारत में होना। नंबर 3 आप इसमें कह सकते हैं कि जो रोजगार देना, रोजगार मिल रहा है इसे, इसलिए रोजगार प्रदान करना। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगला आता है वो है, आप देख सकते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्या। तो संगठित क्षेत्रक आपको पता होगा कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित तो संगठित क्षेत्रक वो होते हैं जो सरकारी नीतियों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं। ये सरकारी नीतियों,
सरकारी नीतियों और कानूनों को मानते हैं, नीतियों और कानूनों की पालना, कानूनों की पालना ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। दूसरा, ये जो होते हैं इनमें लोगों का रोज़गार होता है वो निश्चित होता है, निश्चित रोज़गार की क्या होती है, निश्चितता होती है। इसमें रोज़गार की निश्चितता नहीं होती है। इसमें जो है जो लोग काम करते हैं उनको क्या है कि भविष्य निधि होती है, प्रोविडेंट फंड होता है इनका, भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वो लोगों को जो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। क्या पेंशन दी जाती है? इसमें कोई पेंशन नहीं होती है। तो ये लगभग जो होते हैं सरकारी क्षेत्रक होते हैं, ये सरकार के अधीन कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र होते हैं। और ये जो होते हैं प्राइवेट होते हैं यानी निजी होते हैं। तो ये थे मुख्य इसके संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की तुलना हो गई है। अब आपको मैप क्वेश्चन इसके पहले वीडियोस जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, करवा चुका हूं मैं, उनको आप देखेंगे तो कम से कम 10-15 नंबर के क्वेश्चंस आप उससे सॉल्व कर पाएंगे। आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि अजमेर जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में आएगा। कटनी जो है आपका मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश आपको कम से कम 4-5 पॉलिटिकल मैप लेकर के भारत के उनकी में जो राज्यों के नाम आपको भरने हैं जिससे आपको ये याद हो जाएगा। अगला जो है चित्रदुर्ग जो है आपने देखा होगा कि लोह अयस्क की खाने कहाँ पर है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में, उसी के पास चिकमंगलूर है कर्नाटक, चित्रदुर्ग। और गया जो है बिहार में है, बिहार में। इनको आपको मैप पर दिखाना है। अगला आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। साबरमती ये गुजरात में है, जहाँ से 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। दांडी मार्च शुरू तो होता है जहाँ से, गुजरात में है ये। कोरबा जो है ये भी एक लोह अयस्क की खान है। और ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। नवेली जो है ये ताप विद्युत घर है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये आपका मैप है नीचे। मैप में आप उन जगहों को भर सकते हैं। देखो ये रहा। तो नवेली अगर हमें भरना है, जिसको हमने अभी पढ़ा था, तो नवेली हम भरेंगे तमिलनाडु। ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो इधर ऐसे दिखा करके हम कर देंगे नवेली, या जो इसका नवेली का नंबर है, नंबर 1 2 3 वो भर देंगे। उसके बाद में हमसे पूछा था अजमेर, तो अजमेर लगभग भारत के राजस्थान के मध्य में है, तो ये हो गया आपका अजमेर। उसके बाद में फरीदाबाद पूछा था, ये हरियाणा में दिल्ली के पास है, तो यहाँ पर आप करेंगे फरीदाबाद, फरीदाबाद। कटनी जो है ये यहाँ पर है एमपी में, तो यहाँ पर आप करेंगे कटनी। और कौन सा था? चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग ये जो है कर्नाटक में है, और कर्नाटक में भी ये यहाँ पर है चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, ये सारे। तो ये हो गया आपका चित्रदुर्ग। कोरबा है वो छत्तीसगढ़ में नीचे की तरफ है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। और ये हो गया आपका कोरबा। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों को भरना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।